दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोरोना में जो एकमात्र खुशखबरी है वो है डीएसएसबी की तरफ से, और वो भी खासकर युवाओं के लिए। जो बेरोजगार बच्चे जॉब की तलाश में हैं उनके लिए वैकेंसी एक कोरोना वैक्सीन जैसा ही काम करती है। ठीक है, वैक्सीन और वैकेंसी दोनों ही बहुत ज़रूरी है आजकल। तो वैकेंसी दिल्ली गवर्नमेंट में आई है। आप देख सकते हैं कि टीजीटी और पीआरटी टीचर्स और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज हैं। टीजीटी हिंदी में जैसे देख सकते हो आप, लगभग 1000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। साइंस में लगभग 1800 से ज़्यादा हैं। मैथ में आप देख सकते हो 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। और सोशल साइंस में भी 1000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपकी आ चुकी हैं। 25 मई से आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और 24 जून तक आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ वैकेंसी हम देखें पीआरटी की। पीआरटी से या जेबीटी हम कह लें, वो बच्चे हैं तो उनके लिए भी 434 वैकेंसी तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट, और 120 वैकेंसी एनडीएमसी, ठीक है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वो भी एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसमें है लगभग 600-700 वैकेंसी है। ठीक है। और नर्सरी जो एनटीटी का डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ होता है, कौन सा डिप्लोमा, 6 महीने 1 साल वाला नहीं, क्लियरली लिखा है 2 साल का डिप्लोमा जिन्होंने किया हो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 74 वैकेंसी आपके लिए हैं ये। उसके अलावा काउंसलर, जैसे कुछ बच्चे एमए साइकोलॉजी के हैं या बीए साइकोलॉजी प्लस पीजी डिप्लोमा एक साइकोलॉजी में प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस साइकोलॉजी से रिलेटेड किसी क्लिनिक में, या मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में किया हो तो 1 साल का वो एक्सपीरियंस, यानी कि बीए साइकोलॉजी प्लस डिप्लोमा पीजी का साइकोलॉजी में प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर इसको एक तरफ छोड़ो और आपके पास एमए साइकोलॉजी हो। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए 50 वैकेंसीज ये हैं। ऑलमोस्ट पीआरटी का इक्विवेलेंट है, 4200 का ग्रेड पे होता है इनका, सिर्फ पे कमीशन के हिसाब से। और नॉन टीचिंग स्टाफ के बच्चे हैं, एलडीसी 278 हैं, हेड क्लर्क 12 हैं, पटवारी 10, ये थोड़े हैं। ये कुछ वैकेंसीज नॉन टीचिंग स्टाफ के भी हैं। तो इसमें हम 1 बाय 1 बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एज जो दे रखी है वो दे रखी है पीआरटी की 30, टीजीटी की 32, नर्सरी की 30, नॉन टीचिंग में आपका जैसे एलडीसी हो गया उसकी आपको 27 है, पटवारी की आपको 27 दी हुई है, और हेड क्लर्क की आपको दी हुई है 40 शायद। ठीक है, काउंसलर की एक वैकेंसी थी उसमें भी 30 है। तो ये आपको एज दी हुई है। एज कब होनी चाहिए, आपके जो फॉर्म निकले हैं मान लो 25 मई से आपने भरने हैं, जो भी डेट, या मान लो 10 जून आपको जब भर रहे हो उस दिन आपकी उसमें एज ऑटोमेटिक आ जाती है। जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करते हो तो उस टाइम अगर आपकी एज मान लो 30 से ज़्यादा है तो आप वहाँ पे नहीं भर पाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, जैसे SC/ST की होती है 5 साल की छूट, ओबीसी की 3 साल की होती है। ओबीसी कौन से, देखो दिल्ली गवर्नमेंट में अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं तो आप ओबीसी हैं। जो बाहर के ओबीसी हैं हरियाणा से, राजस्थान से, वो उसमें जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। तो वो बच्चे जो दिल्ली से बाहर के हों, ठीक है, और वहाँ पे बीसी हो, वो यूआर कैटेगरी सिलेक्ट करके ही फार्म भरें अपना, वरना कल को दिक्कत हो सकती है। आप पेपर भी क्लियर करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओ, और वहाँ पे आपके पास बीसी का सर्टिफिकेट आप उनको दो, और वो कहते हैं कि आप नहीं माने जाएगा क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में आप वहाँ पे बीसी होने चाहिए, ठीक है ना, दिल्ली राज्य में, तो फिर वो आपकी हाथ से वैकेंसी भी जा सकती है, ध्यान रखना है आपने। तो सिर्फ इसमें दिल्ली वाले होंगे एलिजिबल ओबीसी कैटेगरी में। उसके अलावा जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे कई टीचर काम करते हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे कौन से टीचर, ना कि एलडीसी वगैरह, टीचर जो हैं वही टीचर की वैकेंसी के लिए 5 ईयर की उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा जो परमानेंट टीचर हैं 3 साल से 3 ईयर सर्विस वाले, ठीक है, उनको भी 5 साल की छूट इसमें मिलेगी। जैसे पीआरटी में कोई हो और वो अप्लाई करना चाहता है टीजीटी में। इसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन में जैसे मान लो हम हिंदी की चर्चा कर लेते हैं, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, तो उसमें इन्होंने लिखा है कि आपकी या तो बीए हो ऑनर्स, या मान लो आपकी अपनी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट हो आपके पास। ठीक है, जैसे आप मान लो बीए करते हो, 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके पास, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस मान लो। तो उसमें क्या है कि आपका एक सब्जेक्ट जो हो वो आपका मतलब ये होना चाहिए हिंदी का, ठीक है, जो लैंग्वेज का कंसर्न मतलब हिंदी,
ठीक है, हिंदी में भर रहे हो तो इंग्लिश भर रहे हो तो MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न जो आप भर रहे हो जिसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मान लो कई और क्राइटेरिया इसमें है, साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, मान लो किसी ने ये डिप्लोमा किया हो तो वो हिंदी के लिए हो सकता है सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है ये, अच्छा ये कह रहा है कि जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो ना ग्रेजुएशन में वो 2 साल के लिए पढ़े होने चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट लिया तो वो आपके क्या होने चाहिए, 2 साल तक पढ़े होने चाहिए, या हिंदी या कोई भी और सब्जेक्ट लिया हो तो। ऐसा ना हो कि कई ऐसे बीटेक वगैरह और ऐसे होते हैं कई बार जिसमें क्या होता है कि इंग्लिश एक बार आ गई मान लो 1 साल के लिए, तो वो नहीं माना जाएगा, है ना। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में इन्होंने दिया कि बैचलर डिग्री तो आपको पता ही है जरूरी है, 45% मार्क्स भी जरूरी हैं, 2 स्कूल के सब्जेक्ट हों, ठीक है, उनमें से एक ये होना चाहिए, ठीक है, एक इंग्लिश हो, एक मैथ, एक नेचुरल या फिजिकल साइंस और एक सोशल साइंस, इनमें से एक ये होना चाहिए। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा सब्जेक्ट जो बच्चों होगा ना इसमें वो मैथ्स ही होगा। कौन सा होगा, मैथ्स ही। मान लो अगर एक आप इंग्लिश लेते हो तो दूसरा मैथ ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इंग्लिश ले लिया इसमें से और एक मान लो आप SS ले सकते हो, एक तो मैथ होगा ही होगा ये मान के चलो, और दूसरा इनमें से आप ले सकते हो, या इंग्लिश ले लो या सोशल साइंस ले लो या आपकी फिजिकल साइंस ले लो, कोई एक सब्जेक्ट। इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि जी एक मैं इसमें से इंग्लिश ले लेता हूँ और एक इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ तो मैथ के नहीं बन सकते। मैथ्स का मतलब ही हो गया कि एक तो मैथ होगा ही होगा, एक इसमें से ले लो आप, समझ गए। इसके बाद हम चलते हैं साइंस पे। साइंस में आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस में आपके पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट इनमें से, एक सब्जेक्ट कौन सा लो आप, चाहे इंग्लिश लो, मैथ लो, साइंस लो, सोशल साइंस लो, आपने एक सब्जेक्ट ले लिया। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा होगा, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, वो कौन सा लोगे आप सेकंड सब्जेक्ट, वो इन्होंने दे रखा है नेचुरल साइंस के लिए। देखो ये मेन सब्जेक्ट है आपके, इनमें से ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। मान लो आप फिजिक्स लेते हो तो एक फिजिक्स है आपके पास और एक होगी आपके पास इंग्लिश, ठीक है, आप एलिजिबल हो गए। कुछ बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं, ठीक है, तो मैथ आपके पास यहाँ आ गया और फिजिक्स यहाँ आ गई तो भी हो गई, केमिस्ट्री आ गई तो भी हो गई, दोनों में से एक सब्जेक्ट आ गया। इसने यही बोला है ना कि आपके 2 स्कूल सब्जेक्ट होने चाहिए, देखो 2 स्कूल सब्जेक्ट होने चाहिए आपको साइंस के लिए चाहिए, ठीक है, 2 में से आपको एटलीस्ट 1 ये होना चाहिए, ठीक है, एक इसमें से होना चाहिए। तो आपका एक बच गया तो एक आप इसमें से ले सकते हो, ठीक है, तो ये आप देख लेना। बाकी अगर कुछ बच्चे अगर इसमें कंफ्यूज होते हैं और मान लो वो सोचते हैं कि TGT के सब्जेक्ट तो सिर्फ यही हैं और इसमें से ही आपको लेना है, तो भी फिजिक्स केमिस्ट्री तो बच्चों के पास होते ही होते हैं। तीसरा मान लो बायोलॉजी है आपके पास या मैथ है या इलेक्ट्रॉनिक्स है आपके पास, तो भी आप देख लो, साइंस के लिए तो एलिजिबल आप हो ही गए। पर मेरा मानना ये है कि एक इनमें चारों में से लोगे आप यहाँ से, ठीक है, और एक बच गया वो आप इसमें से ले लोगे तो आप एलिजिबिलिटी बन जाएगी। तो फिजिक्स और मैथ 2 ही सब्जेक्ट किसी के पास हैं तो ये बन रहा है इसमें कॉम्बिनेशन। अब आ जाते हैं हम सोशल साइंस पे। वही सेम बैचलर डिग्री हो, 45% मार्क्स हो, 2 स्कूल के सब्जेक्ट हो, और स्कूल के सब्जेक्ट में बार बार बता दूं 2 साल पढ़े होने चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि 1 साल के लिए आया हो। और उसमें से एक सब्जेक्ट है ना जो एटलीस्ट 1 वो इनमें से हो। तो मान लो आप इंग्लिश ले सकते हो, मैथ ले सकते हो, सोशल साइंस या फिजिकल साइंस। अब सोशल साइंस और फिजिकल साइंस दे दिया यहाँ पे, इनमें से कैसे देखोगे आप फिजिकल साइंस या सोशल साइंस में से, यहाँ से देख लो आप, ये रहे, ठीक है, इसका मतलब ये है। या फिर सोशल साइंस के लिए देख रहे हो तो यहाँ से देखोगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपको सोशल साइंस चूज करना है तो आप यहाँ से चूज कर लो। मान लो आपके पास इकोनॉमिक्स है और एक मैथ्स है तो आप एलिजिबल हो गए इसके लिए। इकोनॉमिक्स और मान लो आपके पास इंग्लिश है तो भी आप हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये कोई कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो। कॉमर्स का कोई बच्चा है तो मान लो उसके पास एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, एक सब्जेक्ट मान लो इंग्लिश है 2 साल पढ़ी हुई, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। बट उसके साथ आपको बीएड भी की होनी चाहिए, उसके साथ आपको सीटेट होना चाहिए। वो कंडीशंस तो रहेंगी आपकी, जैसे उन्होंने दे रखा है ना, डिग्री डिप्लोमा इसका मतलब बीएड है, और वर्किंग नॉलेज हिंदी मान लो 8वीं तक आपको हिंदी पढ़ी हो और सीटेट क्लियर हो, ये ठीक है। तो इसको आराम से पढ़ लेना। और रिक्रूटमेंट रूल भी आप देख सकते हो, गूगल पे आपको मिल जाएंगे, उसमें भी ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आराम से दिखा रखे हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हो। सिलेबस में क्या है, सिलेबस में आपके पास ये पोर्शन दिया हुआ है, जैसे जीएस दी हुई है आपको, ठीक है, ये 20 नंबर की होगी, 20 नंबर की आपको रीजनिंग करनी है। अच्छा, अर्थमेटिक यानी कि मैथ 20 नंबर का है, हिंदी 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर की, टोटल 100 नंबर का ये सेक्शन ए आपका हो जाएगा। सेक्शन बी जो है आपका किस पे होगा, सब्जेक्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। मान लो आप टीजीटी हिंदी कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा, मैथ है तो मैथ होगा, साइंस है साइंस होगा, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी सारे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप पीआरटी से दे रहे हैं
तो पीआरटी में मान लो आपने 2 साल का डिप्लोमा किया था, जेबीटी का या जो भी, तो उसमें टीचिंग मेथड्स होते थे, साइकोलॉजी होती थी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता था आपके पास, सीडीपी या पेडागोजी जो भी था उससे रिलेटेड आपका कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। सीडीपी और पेडागोजी रिलेटेड जो होगा तो वो हो जाएगा आपका, और ये भी 100 नंबर का आपका होगा। तो टोटल 200 मार्क्स होंगे इसमें, ठीक है, और 200 क्वेश्चन होंगे इसमें, और आपके 2 घंटे होंगे, ठीक है, 2 घंटे। 120 मिनट में 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो टाइम की दिक्कत रहेगी, ये नोट करके चलें, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और मैथ में टाइम थोड़ा लगता है निकालने में, ठीक है। तो 120 मिनट में 120 क्वेश्चन होते हैं तो भी ठीक था, 200 है बहुत ज़्यादा है, 30-35 सेकंड मिल रहे हैं आपको, तो रीजनिंग मैथ में दिक्कत आएगी। जिन बच्चों का टीजीटी मैथ का है उनको भी दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें तो आपका दूसरा पेपर जो सब्जेक्ट वाला है उसमें 100 मैथ के आपको क्वेश्चन करने हैं, और आपको पेपर का टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटा, है ना। इसमें 1 घंटा ही बच गया, क्योंकि 1 घंटा तो सेक्शन ए में लग गया आपका। 60 मिनट में मैथ के 100 क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, अपना प्रैक्टिस और स्पीड पे काम कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है, कितनी होगी वो, ये होगी 0.25%, ठीक है। 4 क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर भी जाएगा अगर गलत होता है तो इस हिसाब से देखिए आपके पास सारे ही आ गए इसमें, जीएस, रीजनिंग, मैथ, मतलब एसएससी टाइप पेपर हो गया ये। 2 लैंग्वेज है बस, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, उसके अलावा अगर हम मिसक्लेनियस क्वेश्चन किसी के हों, जैसे कोई कह रहा है कि बीएड के कैंडिडेट हैं हम, बीएड की हुई है हमने, क्या हम पीआरटी वाले में भर सकते हैं? आप नहीं भर सकते। पीआरटी वाले में आपको 2 साल का एक डिप्लोमा दिया हुआ है, डिग्री नहीं दी हुई। और जो जेबीटी वाले हैं उनको क्या टीजीटी में भर सकते हैं? नहीं भर सकते, क्योंकि वहां पे आपको एक डिग्री करनी है, अकेले डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फाइनल ईयर में स्टूडेंट जो है, कुछ बच्चे वो मान लो सोचते हो कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, देखो भाई 24 जून इसकी लास्ट डेट है, आपका रिजल्ट या डीएम से जो कुछ आ जाता है लगाने के लिए तो आप एलिजिबल हो, अगर उसके बाद आता है रिजल्ट तो आप एलिजिबल इसमें नहीं हो। तैयारी कैसे करें अब, ठीक है। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपकी बुक्स है ना, जो बुक्स जो आपकी मान लो बीएड की थी या आपने, ठीक है, या आपने जेवीटी या डाइट जो भी किया था, तो उस टाइम जो बुक्स थी, टीचिंग मेथड्स थे, वो बड़ी हेल्पफुल हैं, वो बेस आपका, वो आप पढ़िए। उसके अलावा रीजनिंग तैयार करनी है तो कोई भी बुक किरण प्रकाशन की, आर.एस. अग्रवाल की ले लीजिए। सेम मैथ के लिए ऐसा ही है, 20 नंबर का मैथ है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए भी आप कोई बुक देख सकते हैं, मतलब जनरल भी कोई जो बुक मिल जाए आपको, ठीक है। तो वो या कई बार ऐसी बुक्स भी आती हैं जिसमें मान लो सेक्शन 1 के लिए एक बुक कवर करती हो 100 नंबर, सेक्शन 2 आपका सब्जेक्ट का है, उसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको ग्रेजुएशन की जो आपकी बुक्स हैं उसको थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, +1 +2 में से भी आ सकता है, वो भी थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 2 अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, सब्जेक्ट वाला, उसमें थोड़ा हाई लेवल का वो पूछेंगे। उसमें आप अरिहंत की एक बुक ले लो सेक्शन 2 के लिए और इससे सफलता की राह पे चढ़ो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसमें मैथ का पोर्शन जो है उसमें मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रोज़ मैं एक क्लास सुबह एसएससी वाले बच्चों के लिए लेके आता हूँ सुबह 10 बजे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल भी होगी मैथ की। और टीचिंग में मैं बात करूँ तो स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट हरियाणा ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में 2008 में किया था ये, और उससे पहले मेरे ख्याल से टेट नहीं होता था किसी स्टेट में, स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। उसमें 400 मार्क्स का पेपर था और 200 वाला क्वालिफाइड था, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो उसमें 251 नंबर मेरे आ गए थे, अच्छे से सब्जेक्ट तैयार हो गया था। तो आप चाहें तो मेरा वीडियोस देख सकते हैं, आपको मैथ में फ़ायदा मिलेगा। सीडीपी और पेडागोजी के लिए मन्नू मैम जो हैं वो पढ़ाते हैं इसी चैनल पे, पढ़ाई की बात पे, तो उनकी गाइडेंस आप ले सकते हैं, उनकी वीडियोस देख सकते हैं। उन्होंने बीएड और बीएलएड जो 4 साल का डिप्लोमा मिरांडा हाउस से, एमएड और आपका एमए साइकोलॉजी और एजुकेशन में नेट जेआरएफ वगैरह उन्होंने किया हुआ है, तो उनको नॉलेज ठीक है। रीजनिंग में क्योंकि मैंने सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो उसमें आपको पता है रीजनिंग भी आता है मैथ के साथ साथ, तो शायद मैं आपकी कुछ हेल्प इसमें भी कर पाऊँ टाइम निकाल के, जो भी होगा। बाकी ज़रूरी नहीं, आपको जहाँ से भी अच्छा, यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, पेड भी फ्री भी, जिसका भी आपको अच्छा लगता है ना, जचता है मन को, उससे पढ़िए। और एक जगह टिक के आराम से लंबे टाइम तक पढ़िए, ऐसा नहीं कि सारा दिन सारे वीडियोस देखते रहें। 1-2 टीचर ठीक है एक सब्जेक्ट के लिए, और आराम से बैठ के उनको पढ़ें, लंबा पढ़ें और खुद की प्रैक्टिस करें। पढ़ते वक्त खुद भी लिखें, नोट्स बनाएं, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वगैरह पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स पढ़ रहे हैं तो साथ साथ सवाल निकालें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वीडियो देखने से तो आप किसी का भी देख लो, मेरा देखो, किसी का कुछ भी नहीं होगा, ठीक है।
मेरा भी पढ़ने से हुआ था, काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैंने, मॉक्स भी किए थे। मॉक टेस्ट आपको भी मैं कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के भी और नए मॉक बना के भी। हाँ, कहीं से भी पढ़ें, पर ये आप ज़रूर, मैं कहूँगा कि आप, मैं जब करवाऊँ तो इस पे देखिएगा मॉक और प्रीवियस पेपर्स, आप सोल्व भी कीजिएगा, वीडियोस भी देखिएगा। हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे। अभी तो मैं जैसे CGL 2018 का जो एग्ज़ाम है हुआ था, उसके 44-45 सेट हैं, वो अभी करवा रहा हूँ जैसे। तो इस टाइप से मॉक पे मैं काफ़ी जोर रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा आपके भी कम से कम 100 मॉक करवाऊँ, कोशिश करूंगा, ज़्यादा नहीं तो 100 मॉक करवाऊँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। कंटेंट आप अपनी बुक्स में से पढ़िए, कुछ कहीं से भी मिलता है आपको यूट्यूब पे मेरे से या दूसरों से, आप अपना डेवलप करते रहिए। तो बेस्ट विशेस दूंगा आपको। आप सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्ट होते रहिए।